अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर और बिला आखिर वो घड़ी आ गई जिसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। अपोजिशन की तरफ से बहुत डिस्कशन हो रही थी। हुकूमत ने आज 360 अरब रुपए का मिनी बजट जो है वो असेंबली में पेश कर दिया और बज़ाहिर इसे हुकूमत कह रही है कि ये तरमीमी फाइनेंस बिल है कि जून में जो बजट पेश किया गया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी, कुछ अहदाफ थे जिसे तब्दील करना था, इसलिए ये रद्दोबदल किया गया है और ये मिनी बजट पेश किया गया है। लेकिन हकीकतन ये भी कहा जा रहा है कि ये मिनी बजट जो है IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक मजबूरी थी, हुकूमत की तरफ एक मजबूरी थी जिसे पूरा करना था, जिसके तहत बेशतर अशिया जो हैं उसकी सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसका मतलब अब सरासर जो महंगाई है, जो कि पहली ग्राफ बहुत ऊपर था, अब मज़ीद महंगाई में इजाफा होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुए हैं वो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, साथ साथ जो पैकेज्ड आइटम्स हैं, पैकेज्ड फूड है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि हुकूमती वज़रा इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं और आवाम के लिए कहा जा रहा है कि खुशखबरी है। किस बुनियाद पर इसे खुशाइंद करार दिया जा रहा है, आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स, जिनमें अनवर काशिम मुमताज़ सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं। अनवर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ तशरीफ फरमा है नुमान अब्दुल मजीद, माहिर मुआशरत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखते हैं। थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले अनवर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अगर इस मिनी बजट को बात करें, देखिए अगर लेमैन की बात करते हैं, एक आम आदमी की बात करते हैं, उसे कैसे समझ आएंगी ये चीज़ें? ये बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, बताया नहीं जाता उस तरह, मीडिया में भी बात होती है, मिनी बजट बहुत दिनों से डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, जो कि आज अनाउंस की गई हैं फ्लोर पर, ये है क्या? इससे आवाम को फ़ायदा है, नुकसान है? हमें तो मालूम है बज़ाहिर कि आवाम को फ़ायदा है, लेकिन आवाम को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन आवाम कैसे समझे? मैं फ़र्ज़ करें आई एम रनिंग अ शॉप, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा? बहुत शुक्रिया उमर। बेसिकली देखिए, हमें इसके लिए पीछे बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा जी। अब अगर हम फाइनेंस बिल की बात करते हैं तो पाकिस्तान वो चंद ममालिक में से है जहाँ पे जून में जब बजट आता है, जी। एक ह्यूमन हाई मतलब क्राई होता है और लोग जो है बजट सेशंस हो रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, प्रपोजल्स जा रहे होते हैं और ऐसा हो रहा है जैसे क़यामत सुगरा का जैसे सेशन है कि जो जिसकी इंडस्ट्री है वो उसको एग्जेम्पशन के लिए लेके जा रहा होता है, कोई रिड्यूस टैक्स के लिए लेके जा रहा होता है, कोई लेता है कि हमें टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। इस तरह के मामला पाकिस्तान में आम आदमी जो ना डिस्कनेक्ट है इस चीज़ से। बिल्कुल बात यह है कि आप बार बार इसको जोड़ देते हैं आम आदमी से। जो भी पॉलिटिकल जो भी यहाँ पे जो भी लोग हैं, अगर अपोजिशन है, जो उनकी सारी बातें हैं वो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, उनको आम आदमी की फिक्र नहीं है। इसलिए कि जो वो कह रहे हैं जब आप उनका करना देखें तो बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आएगा ना। तो अगर इसी तरह की सूरत हाल है, अब हम आ जाते हैं ये 2-3 साल में, और उससे पहले जो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। अब वो जो ग्रे लिस्ट है उसके बाद आपको पता है कंप्लायंसेस बढ़ती चली गई। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो जो है उन्होंने भी आपको बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के साथ आपको लोन, आप उन प्रोग्राम्स में गए। क्यों गए? क्योंकि आपके पास अपना मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब उसकी 2 वजूहत हैं, आपके पास रेवेन्यू नहीं है या फिर आपने अखराजात बड़े ही ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं और उसकी वजह से आपके जो रेवेन्यू आता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सूरत हाल है ये आज से नहीं है, पिछले मेरे ख्याल में 50 साल से ऐसी सूरत हाल है। कुछ पहले पाकिस्तान जब बना था उसके पहले तो बेहतर सूरत हाल थी। हम बड़ी फख्रिया कहते हैं कि कोरिया हमसे जो है वो लेके जाता था। एक मुझे मालूम है, थोड़ा टॉपिक से हम हटेंगे, लेकिन जब हुकूमत आई थी PTI की जानिब से भी ये कहा गया था कि हम आएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, हम किसी IMF की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरह का कोई कर्जा नहीं लेंगे। क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच थी टुवर्ड्स गवर्निंग अ कंट्री जहां हम जिसे कहते हैं जी हम कर्जों में डूबा हुआ मुल्क हैं, कर्जों के बगैर चल नहीं सकते, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नारा देखें, मिशन देखें, अब आप देखें आजकल जो अपोजिशन बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं होगी तो आवाम कैसे चलेगी, गैस नहीं होगी तो क्या वो लोग इसके बगैर नहीं रह रहे हैं? मतलब वो तो उसी तरह रह रहे हैं, उनके पास तो गैस भी है, उनके पास तो बिजली भी है, उनके पास तो हर चीज है। तो वो क्यों? ये पॉलिटिकल लोगों के नारे होते हैं। PTI ने भी एक नारा दिया और नारे के साथ वो इलेक्शन जीत के आए। मैं इस बात से ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नारा क्यों दिया और उनको नहीं दिया था तो उनको फिर उसको अमल करना चाहिए था। बात ये हो रही है कि आपकी जो सूरत हाल थी उस पर पहले ग्राउंड वर्क हुआ नहीं, उसको उन्होंने पूरी तरह टच बेस नहीं किया, उसको देखा नहीं। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल इस इलेक्शन से पहले, जो 5 साल पहले पीछे चले हैं, तो ऐसे ही खराब थी जो आज है। सही। लेकिन FATF ने पाकिस्तान को जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। वो जो लेके जा रहा है ना, उसकी वजह से सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन बिजनेस कम्युनिटी को भी हो रहा है,
सफोकेशन इकोनॉमिस्ट को भी हो रहा है, सफोकेशन आम आदमी को भी क्योंकि हो रहा शायद है। हमें एज एन इकोनॉमी में आदत नहीं थी इन चीज़ों की, मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। मैं नुमान साहब की तरफ बढ़ूंगा। नुमान साहब, जैसा अनवर भाई ने कहा कि हमें आदत नहीं थी डॉक्यूमेंटेशन की इन सारे सिनेरियो में इस तरह, और अब ज़ाहिर है हम डॉक्यूमेंटेड होने जा रहे हैं। आईएमएफ भी बहुत सी शराइत हैं जिसे हमें पूरा करना है। ज़ाहिर है हमारी जो बाकी फ्यूचर के स्टेक्स हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं। अब अगर मिनी बजट की बात कर लेते हैं, मिनी बजट 300 लगभग 360 अरब रुपए की कहा जा रहा है जी, जो सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म की जाएंगी, और ये जो सब्सिडीज़ हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये आवाम पर आएगा। अब आवाम किस तरह ये बोझ बर्दाश्त करेगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। आप देखें डेली बेसिस पे जितने इन्फ्लेशन की जो वो शरह है वो तब्दील होती रहती है। किस तरह आवाम इसे केटर करेगी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे आपने जो सवाल के दो हिस्से हैं। सवाल का पहला हिस्सा तो ये है कि क्या वजह है कि हम हर थोड़े अरसे बाद आईएमएफ के सामने खड़े हुए होते हैं कटोरा लेके, और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि इस मिनी बजट का आवाम के सीपीओ पर इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, इसको हमें तनाजुर में देखना होगा। आज जो मिनी बजट आया है, आज से 2 दिन पहले बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई थी। हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी जो है वो अप्रूव की गई थी, और बताया हमें ये गया था कि उसका जो कोर है, उसका जो हार्ट है, वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी माशी सलामती। यानी ऐसे हालात पैदा किए जाए कि पाकिस्तान की मईशत को जो बुनियादी रिस्क है उसको एड्रेस किया जा सके ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। देखिए, ये जो अगर आप मिनी बजट को इकोनॉमिक सिक्योरिटी के तनाजुर में देखेंगे तब आपको मामला क्लियर होगा कि क्या वजह है कि हमको आईएमएफ के पास बाद में बार बार जाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 50 सालों में अपनी कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी की पॉलिसी नहीं बनाई, उसकी प्लानिंग पे काम नहीं किया। क्योंकि देखिए, जब भी आप ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो 5 या 10 साल के बाद मिनिमम आता है। अगर आप एक इंडस्ट्री भी लगाने जाए तो 5 साल में लगती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो इम्पैक्ट नजर आता है वो 10 साल बाद नजर आता है। चाइना ने 1979 में जो रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट किया था, मिड 90s में जाकर उसका हमें इम्पैक्ट जो है वो विजिबली नजर आना शुरू हुआ था। आप आज ये देखें कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, ये पहला प्रोग्राम तो नहीं है, 20वां या 22वां प्रोग्राम है जिसमें हम खड़े हुए। हर चंद दिनों बाद यही सूरत हाल, यही टैक्सेस। एक सवाल बताएं यहाँ पे, आपकी जो डिस्कशन आपने की, इससे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। वो ये कि आपने कहा कि हम अब जो पॉलिसीज बनाएंगे, जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, फौरन इसके इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। FATF ग्रे लिस्ट में हम लोग शामिल हैं, काफ़ी अर्से से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। हम सारे इकदाम करते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, फिर भी हमें ये कहा जाता है कि आपका नाम वहीं मौजूद रहेगा। उसके बाद देखा जाता है जी नेशनल हमारी पॉलिसी जो है सिक्योरिटी पॉलिसी, उसे भी अनाउंस कर दिया जाता है। इस सारे सिनेरियो में जहाँ टेरर फंडिंग की भी बात आ जाती है और भी बहुत से इश्यूज हैं, फिर हमारे अपने अंदरूनी हालात भी हैं जो हम फेस कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में किस तरह हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? क्योंकि जाहिर है अगर ये मिनी बजट की डिबेट की जाए तो ये तो हालात इसी तरह रहेंगे। हम इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है वो तो देखते रहेंगे सारी सिनेरियो। देखें, ये जो आपने कहा ना कि इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो होती है, इसका आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना होता है अपने मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म अहदाफ के साथ। ठीक है कि अगर आज हम इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो 3 साल या 5 साल बाद हमें ये मुश्किलात सामने ना आए। देखिए, हमने बचपन से ये पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हम बहुत सारा गल्ला पैदा करते हैं, लेकिन पिछले साल 2021 में आपने $8 अरब का गल्ला जो है वो इम्पोर्ट किया था। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 5 महीने की जो फिगर्स हैं वो $5 बिलियन की इम्पोर्ट है। इसका मतलब है कि फ्रॉम अ फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हम एक फूड सिक्योर कंट्री नहीं है। हमने अपने 23 करोड़ लोगों का गल्ला जो है बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा है। वहाँ से इसी गले की आप देखें या गंदम की आपने प्लानिंग देखें, अगर आपने उसी को ठीक करना है तो आपने देखना होगा कि मजीद कितना रकबा आपने ज़ेरे काश लाना है, उसकी ईल्ड्स क्या होंगी, ईल्ड्स की टेक्नोलॉजीज़ क्या होंगी, उसको पहले आपने कुछ प्रोटोटाइप क्रिएट करना होगा। फिर तो देखिए, कहने का मकसद ये होता है कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग जब आप करते हैं ना, उसके इम्पैक्ट आने में 3 या 5 साल बाद। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, देखिए किसी भी इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर होता है, खाका होता है, आज हम वो 20 या 25 सालों के अंदर डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। आज जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, आपने से पिछले 25 साल के कॉन्टैक्ट्स में देखना होगा कि जो फैसले किए गए थे आज उसकी हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मिनी बजट पे भी अगर आप आए, मिनी बजट की बात करें तो देखिए, मिनी बजट हम सबको पता है कि आईएमएफ के कहने पे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया है। अब तक इसकी जो सामने तफसीलात हमारे आ रही हैं, उसमें बताया ये जा रहा है कि जो सबसे टॉप लाइन आइटम है कि जो इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स हैं, अब आप देखिए इस पर डिपेंड करते कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये सारे इम्पोर्टेड अशिया हैं और लग्जरी अशिया हैं, तो इसके ऊपर जो उसका अवाम नास पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन्फ्लेशन रेट हो सकता है इन्फ्लेशन रेट पे इसका इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि ये चीजें इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन की बास्केट में सही शामिल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सीनियर बिजनेसमैन जफर मोती मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जफर साहब, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे मिनी बजट के हवाले से? अब एकदम से मिनी बजट का जो ये बॉम्ब है ये भी आवाम पर गिराया जा रहा है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो ताजिर कम्युनिटी है उसके क्या तासुरात हैं? भाई, जो एक्सपर्ट्स है ना, इसको मैं एक्सपर्ट्स मानता ही नहीं हूँ। मैं तो, मेरे दोस्त है मुज़म्मिल असलम जो अपना स्पोक्स पर्सन है अपना मिनिस्ट्री का,
तो मैंने 2-3 मरतबा कहा कि देख, जब तुम ये बोलते हो ना कि महंगाई क्या है, महंगाई कोई नहीं है जी तो कुछ 8 से 10 करोड़ आवाम के आह लेते हो तुम लोग। जी तुम लोग फंसोगे, ऊपर वाले तो सब निकल जाएंगे, जो ये काम उतारेंगे वो तो सब इधर उधर हो जाएंगे। असल में ये फिर आ जाते हैं ये जो नए हायर्ड होते हैं, हायर्ड गन्स जिनको हम कहते हैं, जी ये इनको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी महंगाई का तूफान आएगा। अभी पहली वेव तो महंगाई की आपकी कोविड की पहली वेव से चालू है जी अब ये 5वीं वेव इसकी आएगी, इसके साथ जो कोविड के साथ ही आएगी महंगाई की वेव, ये मिनी बजट की वजह जी से। आप सब चीजें महंगी कर दोगे तो ये कई चीजें ऐसी है जो एसेंशियल है, जो आप उसको लग्जरी में ना लो भाई। अब मोबाइल जी। क्या एसेंशियल नहीं है? पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन जो है वो मोबाइल और व्हाट्सएप और इस पर हो रही है। जफर साहब, Documentation सब हो रही है। हुकूमत तो इसे खुशाइन करार दे रही है, कह रही है अवाम पे जो बर्डन था वो कब होगा, किसी हद तक उसके लिए फायदा होगा अवाम को। कैसे फॉर्मूला आप मुझे बता दो ना, कैसे होगा? अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का 5 रुपए की बातें चल रही हैं, जी आप डॉलर के रुपये की पैरिटी देख लो, वो महंगाई अलग लेकर आ रहा है। अच्छा, 1 रुपया अगर वापस स्लाइड बैक भी करता है डॉलर, तो भाई 20 रुपए बढ़ भी तो गया है, ये जी, कोई दिखता ही नहीं है। यहाँ पर 200 की बातें तो आम मार्केटों में, हमारे कैपिटल मार्केट में स्पेशली बातें हो रही हैं अभी से। सही सही। अच्छा तो ये जी जी। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें तो जो मौजूदा हालात हैं, जो इन्फ्लेशन की शरह है, किस तरह कारोबारी कम्युनिटी को इसने अफेक्ट किया है? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि बिजनेस कम्युनिटी खुद भी मुनाफाखोरी की तरफ बहुत जाती है, उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं तो ही शोर मचाया जा रहा है, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है इसके पीछे। नहीं, मुनाफाखोरी पे वो ये जो वर्ड्स है ना, ये तो भाई आप एक बिजनेस कर रहे हो तो मुनाफे के लिए ही कर रहे हो ना जी कोई, ठीक है ना, वो तो नहीं है, एडी ट्रस्ट तो नहीं है कि जी। ट्रस्ट के लिए कर रहे हो, तो मुनाफाखोरी की तरफ तो जाएगा बिजनेसमैन, उसका काम है। लेकिन इस तरह की मुनाफाखोरी में उसको भी पता है कि एक सीजन वो कर लेगा मुनाफाखोरी, जी फिर दूसरे सीजन में उसी महंगाई की लपेट में वो खुद भी आ जाता है ना। जी जी अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट जो है, उसका पुराना माल जो है 600 रुपए में बना हुआ है, 900 में बिक रहा है तो इज हैप्पी। लेकिन जब दोबारा वो माल इंपोर्ट करता है या दोबारा यहाँ बनाने के लिए निकलता है तो वो 800 रुपए का पड़ रहा है उसको। सही सही। तो वो जो एक मुनाफाखोरी का एक सीजन देखकर आप उसको डांट डपट कर रहे हो, तो दूसरे का सोचो ना। अभी आप देखो एग्रीकल्चर वालों का आया कि भाई बहुत अच्छे पैसे जी। कमाए इन्होंने इस महंगाई जफर साहब, में। लेकिन 20 हुकूमत का रुपए मौकफ वालों ये ने। है कि मुल्क बचाना है तो ज़ाहिर IMF की शराइत माननी पड़ेगी। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई भी होगी, सब्सिडी को ख़त्म भी करना होगा, और भी बहुत सी शराइत हैं ताकि वो जो 6 अरब और भी हमारा एक आना है फंड, वो रिलीज़ किया जा सके वहाँ से। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है उसका एक अपना स्टांस है, अपना एक मौकफ है, अपनी एक लाइन है, किस तरह टैकल करेगी इस सारे सिनेरियो में और क्या स्टांस लेके अब चलेंगे आगे? भाई हर बिजनेस सेक्टर अलग अलग डिमांडें कर रहा है ना जी देखो, गैस की एप्टिमा ने शोर डाला, कोर्ट तक चले गए। जी एप्टिमा, ये कोर्ट कचहरी वाले ग्रुप नहीं होते हैं, जी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर CNG ने किया, फिर आम पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टियों ने किया। जी तो हर बंदा अपने एंगल से देख रहा है। अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट के साथ भी जो अलायंस में है, कोएलिशन गवर्नमेंट में है, वो भी कई जगह पर गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई आप IT पर ना बढ़ाओ, आप कंप्यूटर पर ना बढ़ाओ। आप सोचो कि जिस मुल्क में कंप्यूटर डबल प्राइस पर अब हो गया हो, तो उधर काम करने का आपका IT इंफॉर्मेशन, आपका जो आप कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर, वो कैसे कर सकोगे? सही सही। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। Okay. अनवर काशिम मुमताज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह अभी जफर मोती साहब ने कहा और मैंने उनसे सवाल किया कि जी मुनाफाखोरी में जाहिर सी बात है, एक एंगल ये भी है कि बिजनेस कम्युनिटी इसलिए बहुत परेशान है कि जो उनके प्रॉफिट मार्जिन से ज़ाहिर है प्रोडक्ट कितनी महंगी कर देंगे, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पिछली जो हमारे टेन्योर रहे हैं जब डॉलर भी स्टेबल था, इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी। क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन में, क्या ये तासुर दुरुस्त है या फिर इसमें भी कोई एम्बिग्विटी है? देखिए, ये तासुर बिल्कुल सही है, इसलिए कि देखें उन्होंने खुद अभी कहा कि एक दफ़ा कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपये है, अगली दफ़ा 800 रुपये हो गई, ठीक है। तो 400 रुपये का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 200 रुपये हो गया। तो ये तो अपनी जगह बात है। देखिए, पाकिस्तान में बहसल कौम जो है ना, हमें टैक्स देने की आदत नहीं है। सही। अब ये इकोनॉमी किस तरह चलेगी, सिक्योरिटी पाकिस्तान कैसे वो है, वो सारा टैक्स से आएगा। आप टैक्स सही देंगे
और टैक्स का मतलब ये होता है, सब्सिडी किसी मुल्क में नहीं होती जी। ये एग्जेम्पशंस पाकिस्तान में ही थी सिर्फ जी। और ये इसी वजह से थी। मैंने जो शुरू में कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार जब करते जाता था वो कहते थे हम कारोबार करने आ रहे हैं तो हमें एग्जेम्पशन दें। जब 5 साल की एग्जेम्पशन खत्म होती थी तो वो जो प्रॉफिट पहले यूं जा रहा होता था और वो एग्जेम्पशन खत्म वो प्रॉफिट यूं जाने लगता था। अब इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी हम तो आए कारोबार मुनाफा करने। हुकूमत हमारी रेगुलेटर ऐसा था कि वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तो ये जो हालात हैं ये ऐसे हैं कि ये इसी तरह की सूरत पाकिस्तान को आज नहीं, अगर आज रोक लेंगे ना ये मिनी बजट आज चले, हम कहते हैं डिसअप्रूव हो गया जी, दूसरी हुकूमत आती है अगले साल में वो भी ये लेके आएगी। अच्छा, उसके बाद चॉइस कोई नहीं है। देखिए बात ये जब तक पाकिस्तान के रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे, जब तक IMF के प्रोग्राम से आप नहीं निकलेंगे, वो जैसे भी बात हुई कि 22 दफा आप जा चुके हैं, 20 से 22 दफा जा चुके हैं और हर दफा आदमी कहता है मतलब कि हम नहीं जाएंगे लेकिन जाना पड़ता है। अरे भाई कैसे निकलेंगे हम? तो ये सारे जितने भी अब सिनेरियो बनाया जा रहा है, जितने इकदाम किए जा रहे हैं, जदोबदल की जा रही है, ये तो IMF से मजीद फंड्स लेने के लिए किया जा रहा है ना, उनकी शराइत मानी जा रही है। इसलिए मानी जा रही है कि कैसे निकलेंगे इस तरह कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी और जिस मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन होती है वहाँ महंगाई जरूर होती है। ये बात अपने ज़हन में रखिए, ये बात कोई नहीं समझ रहा। जितने लोग हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं जो इकोनॉमी को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पिछले 30 साल से वॉच कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई। ये जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के, मैं बहुत से लोग जानता हूँ जो गवर्नमेंट के साथ साथ बैठे रहे लेकिन बोलते पॉलिसी गलत थी। पॉलिसी गलत थी तो तुम वहां बैठे क्यों थे भाई? तुमने पॉलिसी का साथ क्यों दिया? और इसलिए दिया कि आपके अपने इंटरेस्ट थे वहां पे। आपने पूरे पाकिस्तान की इस पूरी स्टेट को जो ना लोगों ने सिर्फ खेला है इसके साथ, वो बिजनेस कम्युनिटी हो वो कोई भी हो, उसने इसके साथ खेला है। रेगुलेटर हमारा सोता रहा। अब मैं जो आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आज खत्म कर दें, इसको नहीं लेके आए बजट। मैं वही बात फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये सब्सिडीज खत्म की जा रही है ना, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए इंपोर्ट गरीब आदमी नहीं करता, ठीक है, और पैकेज फूड जो है वो गरीब आदमी नहीं खाता, ठीक है। गरीब आदमी की मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मुश्किल है आजकल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत हमारी उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि उसको एड्रेस कैसे करें। सर गरीब के लिए क्या ये जहनी दबाव नहीं है कि वो खबरें भी सुनते हैं, वो चीज़ें भी देखते हैं, हालात भी देखते हैं, फिर वो दुकान पर जाकर चीज़ भी जब खरीदते हैं तो उनके जहन में एक इम्पैक्ट क्रिएट हो चुका होता है कि अब ये मजीद महंगाई बढ़ने जा रही है, जाके ना भी बढ़ी हो। सर उनके लिए 5 चीज़ें जो है ना उनके इम्पोर्टेंट है जी, आप उनको लॉक करते हैं। वो है आटा, चावल और जो बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन गरीब का लग्जरी नहीं है जी। अब ये बात हो रही थी मोबाइल फोन पे, मोबाइल फोन क्यों आप खत्म करेंगे? मोबाइल फोन अगर गरीब ही ले रहा है ना तो वो उसकी लग्जरी है। लग्जरी आप जरूरत, वो ठीक है जरूरत है अपनी जगह, लेकिन उसका पैसा है तो ले रहा है ना। दुनिया में हर जगह जहाँ भी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो उसका पैसा होता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। ये पहले जहन में अपने हमें बैठाना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल दूं, कोविड-19 में यूके में उनको लोगों को उन्होंने सब्सिडी दी जी। कितनी सब्सिडी दी? 800 पाउंड या की सब्सिडी दी। उन्होंने कहा इस 800 पाउंड पे आप टैक्स जरूर देंगे जी। सब्सिडी तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप गवर्नमेंट के एक्सचेंज, इसका क्या मतलब हुआ कि सब्सिडी हुकूमत ने एक इंडिविजुअल को दी, उस इंडिविजुअल को जो उस पर टैक्स बना वो उसने एक्सचेंज में कराया। तो एक्सचेंज का पैसा जो है ना वो माल मुफ्त नहीं है। सही। और हमारे यहाँ उसको माल मुफ्त दिया जाता है। राइट, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा जी नुमान साहब, मैं अगर आपसे सवाल करूं, साल 2021 की अगर बात कर लें, क्योंकि गुजर रहा है साल और जा रहा है साल 2022 शुरू होने वाला है, मुआशी सूरत हाल की अगर डिस्कशन करें तो क्या गलतियां देखते हैं कि हुकूमत से कहाँ कोई गलती या नोक चोक हुई है कि जिसकी वजह से ये पूरा क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर गया है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, पिछले 3 साल में अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो पिछले 10 साल से भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक्स हैं, तकरीबन 200%, 300%, और अद्वियात की सूरत में तो 400% भी कहा जाता है। क्या गलतियाँ देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी गलती हुई है हुकूमत से जिससे ये बहरान पैदा हुआ है? देखें, पहली चीज़ तो ये कि इससे तो इनकार ही नहीं है, जैसे ज़फ़र साहब कह रहे थे कि महंगाई मौजूद नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि महंगाई मौजूद नहीं है जी। क्या मिनी बजट से मजीद महंगाई में इजाफा होगा ही नहीं होगा, ये सवाल है। ये 2 अलग अलग सवाल है। महंगाई का तो इनकार ही नहीं, महंगाई तो मौजूद है। अब इन्फ्लेशन जो आम आदमी की बात है ना, मिसाल है गंदम या चावल जो है ना, जो आटा है वो बंदा रोजाना खाता है। आम आदमी जो है ना वो आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, सैमसंग इस्तेमाल नहीं करता, और ये वो चीज़ें हैं कि जिस बंदे ने अपना फ़ोन चेंज करना होता है ना, वो साल के बाद 2 साल में चेंज किया, 3 साल में चेंज कर लेगा। ये होता है, ये हम सब करते हैं, जो आम आदमी जो है मिडिल क्लास भी है वो करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपना हर साल मोबाइल फ़ोन चेंज करना ज़रूरी नहीं है। जो बाकी चीज़ें आपने सवाल किए क्या गवर्नमेंट से गलतियाँ हुई हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बहुत सारे नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे गाड़ियाँ हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, इम्पोर्ट को कर्टेल करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई।
अगर पहले साल में आने के बाद जब ये हुकूमत में आए थे उसी वक्त अगर इन्होंने इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए कोई जामे हिकमत अमली बना ली होती तो आज हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता। वजह क्या है, आप IMF के पास क्यों जाते हैं? क्या IMF के पास अपने बजट डेफिसिट की वजह से जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से? नहीं, आप IMF के पास सिर्फ इस वजह से जाते हैं क्योंकि आपके डॉलर ख़त्म हो गए होते हैं। आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए जो डॉलर चाहिए वो दुनिया में IMF के अलावा कोई नहीं देगा, और जब IMF आपको ओके करेगा तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक, ADB या इंटरनेशनल मार्केट उसके बाद आपको देंगे डॉलर। सही। नुमान साहब, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ बिजनेसमैन हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर, एक साल में 2 बजट आ चुके हैं, ताजिर कम्युनिटी भी कदरे परेशान है। अभी हम बात कर रहे थे जफर मोती साहब से, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती जा रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कंटिन्यूअस बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हमें पता नहीं चलता कि हम कोई प्लानिंग कर सकें, अपनी कॉस्टिंग कर सकें। हमें नहीं पता कल गैस हमें किस कीमत में मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी किस कीमत में मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ना हम अपनी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी बना सकते हैं, ना एक्सपोर्ट के हवाले से हम अपनी कोई कॉस्टिंग कर सकते हैं, ना हम अपने कस्टमर को कोई टाइम टेबल दे सकते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी में हम पूरी इकोनॉमी हमारी जो है पेंडुलम की तरह से चल रही है। सर, गैस के बारे में तो विफाकी वजीर कह चुके हैं फवाद चौधरी साहब कि पाकिस्तान से खत्म होने जा रही है। वैसे ही अब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अवाम को अपनी जो अयाशी की आदत है इसे कम करना चाहिए। देखें, बात यह है कि गैस पाकिस्तान में खत्म हो रही है लेकिन दुनिया में तो खत्म नहीं हो रही ना। दुनिया में तो गैस अवेलेबल है, तो हमें उसके मुताबिक अपनी कॉस्टिंग्स करनी होगी ना। हमें गैस मंगवानी होगी ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। अब इस वक्त ये है कि हमें 14 वेसल्स चाहिए थे गैस के, लेकिन हमने 12 वेसल्स का टेंडर किया, जिसमें से 12 की मैच्योर हुई डील, लेकिन 10 हमारे पास पहुंच चुके। तो इसमें बहुत सारी बद इंतजामी है। जो गैस $6 में हम ले सकते थे वो हमने $30 में परचेज की। तो बद इंतजामी हमारे यहाँ बहुत है। फैसले वक्त के ऊपर ना करना, ये हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नेंस हमारे यहाँ नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हमारे यहाँ है, होर्डिंग हमारे यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हमारे ठीक नहीं है। जाहिद साहब एक सवाल और भी करती है, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी टैक्स चोरी भी बहुत की जाती है। हमारे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी ये बहुत शिकायत आती हैं कि टैक्स चोरी बहुत होती है, टैक्सेस नहीं अदा किए जाते, जिसकी वजह से ये सारा बहरान भी पैदा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि देखें, हमारा टैक्स टू GDP जो है इस खित्ते में सबसे कम है। इस खित्ते में भी, दुनिया में तो है ही कम, लेकिन इस खित्ते में भी टैक्स टू GDP हमारा तकरीबन इस वक्त 9-10%, 11% के इर्द गिर्द हमारा इस विसिनिटी में चलता है, जबकि इवन श्रीलंका में 17% है। तो हमारा टैक्स टू GDP सही ना होने की बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो FPR का एटीट्यूड है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। उसके लॉज बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, उसके जो लोग हैं वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। लोग उससे घबराते हैं, लोग उससे डरते हैं। जहाँ तक टैक्स चोरी का ताल्लुक है, पाकिस्तान में टैक्स एक चीज है, टैक्स गैप, यानी बिजनेस कम्युनिटी या लोग टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेना चाहती है, मगर मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो तकरीबन 700 अरब रुपए का टैक्स हमारे यहाँ जो है वो टैक्स गैप है। 250 अरब रुपए की हमारे यहाँ टैक्स करप्शन भी है। ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप अपना एटीट्यूड ठीक करके, अपना मैकेनिज्म दुरुस्त करके और अपना सिस्टमाइज चीजों को करके इन चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं। एज ए होल बिजनेस कम्युनिटी को ये कहना कि जी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स चोरी करती है, मेरा ख्याल में ये सिर्फ ब्लेम गेम है और इसमें कोई खास वजन नहीं है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अनवर कासिम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मियां जाहिद साहब कह रहे हैं जो बातें इन्होंने की, ज़ाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो टैक्स का निज़ाम है, FBR का निज़ाम है, या फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं, ज़ाहिर है वो FBR क्लेम करता है, हमने डिजिटल भी कर दिया है, बहुत इफेक्टिव भी है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा लोड पड़ता है, सिस्टम बैठ जाते हैं, आवाम फिर परेशान होती है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं एक बात करूँगा जो उन्होंने कहा टैक्स टू GDP। जी, अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा टैक्स टू GDP कम है पूरे इस खत्ते में। जी, अब उसका क्या ऑल्टरनेट होगा आपके पास? लोन लेंगे आप, वर्ल्ड बैंक से लें, IMF से लें, कहीं से लें, कैसे होगा? अब ये बढ़ाना क्या है? टैक्स पे होगा। टैक्स पे होंगे तो ये बढ़ सकता है, अदरवाइज ये बातों से नहीं बढ़ सकता। पहली बात। दूसरी बात देखें, FBR जो है ना, मैं FBR से रोजाना डील करता हूँ। FBR को आप ब्लेम करना चाहें आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन FBR एग्जीक्यूटर है, पॉलिसी मेकर नहीं है।
पॉलिसी मेकर पॉलिसी जो बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, वो कानून ऐसा बनाए जो अगर उनमें कोई गुंजाइश नजर आ रही है उनको कि यहाँ पे इसके मिसयूज हो रहा है तो उस कानून को सही कर दें। और उसके साथ बिजनेस कम्युनिटी के इतने प्रपोजल जाते हैं, लेकिन मैंने ये प्रपोजल नहीं देखा कि ये लॉ को इस तरह अमेंड करें तो टैक्स लगेगा। वो ये कहते हैं कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से चल रही है। लेकिन अनवर साहब, मैं माजिद साहब आपकी तरफ अगर आऊं, अनवर साहब से जो अभी डिस्कशन हो रही है, ये सिस्टम बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? किसकी जिम्मेदारी है? अवाम की अगर एज एन इंडिविजुअल देखा जाए, किसी शख्स का, वो एक सिस्टम का हिस्सा है, वो रिश्वत भी देता है अपने काम निकलवाने के लिए, वो पैसे भी देता है नाजायज़ ताकि उसका काम ना रुके। अब हम खुद सिस्टम को तूल देते हैं इन चीज़ों पे। अगर ना किया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आप पैसे नहीं देंगे आपकी फाइल वहीं रुकी रहेगी, आपका काम नहीं होगा। सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाया जाए ताकि ये सारे जो फ्लॉज हैं हम एक बेहतरी की तरफ जाया जा सके मुल्क? सिस्टम को बेहतर बनाने का सिर्फ एक तरीका है जी, वो ये है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप जो टीम अपनी हायर करते हैं, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो सिस्टम को ठीक करें, दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ के वो उस सिस्टम को ठीक कर सकें। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि अगर आज आप एक मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, तो कल शायद आप लाइफ स्टॉक में होंगे और परसों आप जो है सूबाई गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर होंगे। इस तरह पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? लीक ऑन यूज आपने जो सवाल किया ना, ये सवाल की देखें, हमारी पिछले 100 साल हम हिस्ट्री देखें ना हमारे खत्ते की, तो जिस कंट्री ने सबसे तेजी से तरक्की की है वो सिंगापुर था, जिन्होंने एक जनरेशन में थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड का सफर तय कर लिया था। ये सवाल लीक ऑन यूज से किया गया कि आपने सिस्टम को ठीक कैसे कर लिया, इतनी तेजी से तरक्की कैसे गए। उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ इसका एक फार्मूला था, वो ये था कि मैंने अपने मुल्क के सबसे काबिल तरीन लोगों को उठाया, उनको टॉप नॉच सीटें दी और उनको बेहतरीन पैसे दिए और उनसे कहा कि काम को ठीक करो। ये है, जब आप सही आदमी को सही जगह लगाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अगर जान पहचान की बेस पे, सियासी वफादारियों की बेस पे ओहदे बटेंगे, बंदर बांट होगी, आप सिस्टम को कभी ठीक नहीं कर सकते। जब ऊपर सही बंदा बैठा होगा, सही पॉलिसी बनेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होगा ना। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर सही कानून में तब्दीली होगी तो फिर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा। अगर कानून ही सही मौजूद नहीं होगा तो आप इम्प्लीमेंटेशन किस चीज की करेंगे? तो भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, उसके अलावा कौमों की तरक्की का कोई तरीके का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, एक सवाल और उठाया जा रहा है, कल हमने देखा 2 दिन पहले कबल कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है, अप्रूवल भी दे दिया जाता है, कल उसे काबीना से भी अप्रूवल दे दिया गया, इम्प्लीमेंट करने की अब बारी आ चुकी है। क्या इम्प्लीमेंटेशन होना हमारा अपना फरीज़ा नहीं है कि हुकूमत अगर उसे चाहे या इदारे चाहें तो उसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? हम देखते हैं पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो। हमने देखा कि APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया 20 नुकात थे उस प्लान के, और बड़ा डिटेल बताया गया कि हर नुकात क्या क्या कहता है, हर जो एक पॉइंट है वो किसको रेफर करता है, सारी डिटेल्स उसमें बता दी गई। अब अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कराया जाएगा? ये पॉलिसी मेकिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बना दी जाती है लेकिन फिर एक डब्बे में रख के बंद करके भूल जाती है गवर्नमेंट। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट तो है हमारे यहाँ, बिकॉज होता ही है कि पॉलिसी के अलावा आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी लेके आए ना, कोई हुकूमत, दूसरी हुकूमत आ जाती है, उसको रोल बैक कर देती है। मतलब उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसमें एक्सचेंज का पैसा लगा हुआ है, वो कहती है नहीं जी इसको रोल बैक कर दो। ये जो सूरत हाल है, ये अप्रोच हमारी माइंडसेट की चेंज होने की बात है। अभी ये बात हुई कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उसमें अब जो सूरत हाल है थोड़ी आगे चली गई है। मैं कह रहा हूँ सिंगापुर बहुत ऐसे 30-40 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि हुकूमत अगर लेना चाहे तो काम ले सकती है, और वो उसी के जरिए आप मैपिंग होगी, उसी के जरिए आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जब भी पाकिस्तान सही तौर पे आएगा। इसलिए हम बहसल कौम जो है ना, हम नॉन डिक्लेयर्ड एक कौम बन गए हैं, हम अपना डिक्लेरेशन करना नहीं चाहते जी। तो मैं उसको इस तरह बेहतर वर्ड में कहूँगा नॉन डिक्लेरेशन। लेकिन बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर टैक्स नहीं कलेक्ट किया, चाहे वो टैक्स किसी भी लेवल का कम हो ज्यादा हो, हर आमदनी में टैक्स नहीं लगाया गया तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। पॉलिसी जो है ना, वो देखें लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, और उसकी वजह क्या होती है, आप एडहॉक पॉलिसी बनाते हैं। आप देखें ना कि जितने इस वक्त आए हैं कानून, वो सारे ऑर्डिनेंस के जरिए आए हैं। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगी? अब आप असेंबली में चले जाएं, वहां डिफरेंट लड़ाई लड़ी जा रही होती है। लेजिस्लेशन इस तरह नहीं होती। आप यूके में जाके देखें, यूएस में जाके देखें, जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग होते हैं ना, उनके जहन और उनका विजडम जो है ना, वो डिफरेंट माइंडसेट का होता है। सही। अच्छा, सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है अब हुकूमती वज़रा की जानिब से कि ये बहुत खुशाइंद है अवाम के लिए, अवाम का जो है वो काफ़ी हद तक
खुशाइंद का जो वर्ड है हम कहते हैं जी ये रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए रिलीफ पैकेज आता है तो हम कहते हैं जी कि बहुत खुशाइंद है, आवाम बहुत खुश होगी, कुछ बोझ उतरेगा महंगाई का। ये जो मिनी बजट है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये किस तरह खुशाइंद साबित हो सकती है आवाम के लिए? देखिए, इसमें वैसे तो महंगाई से ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट जो आएगा खुशाइंद सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। इसमें खुशाइंद का एक ही पहलू है, वो ये है कि चूंकि ज़्यादातर टैक्सेस जो है वो इम्पोर्टेड आइटम पे लगाए गए हैं, तो हमें शायद ये शऊर पैदा होगा कि हम जो है ना, अगर आप एक ना शर्ट लेने भी जाते हैं ना बाजार में, लोग कहते हैं ना इम्पोर्टेड वाला शर्ट दिखाओ, तो हमें बहैसियत कौम ये रियलाइजेशन पैदा होगी कि हम 23 करोड़ का मुल्क जो है ना इम्पोर्टेड आइटम पे जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर हमें ये रियलाइजेशन पैदा हो गई कि भाई हमें जो है अगर मोबाइल फ़ोन भी हमें ख़रीदना है तो हमें लोकल ख़रीदना है, तो अगर इसका इंपोर्ट पे इम्पैक्ट आता है इनडायरेक्ट कि कुछ इंपोर्ट्स हमारी कम होती हैं, तो ये इसका खुशाइंद पहलू निकल सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो बिजनेसमैन के और बहुत सारे मसले ना, हमारा बिजनेसमैन सुस्त भी है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार मंगाओ बाहर से माल, खेपे के थ्रू अंडर इनवॉइसिंग करो, हवाले से माल भेजो और ठीक है बेचो, ठीक है कंटेनर अपना मंगाया उधर गया बेच के अल्लाह खैर सला, और उसको जाकर प्रॉपर्टी में लगा दो। इंडस्ट्री लगाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो दिमाग लगाना पड़ता है, हमारा बिजनेसमैन वो मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री आपको रिटर्न देती है 3-4 साल बाद। पहले 2-3 साल आपने उसको खून पिलाना पड़ता है, और जो ट्रेडिंग है या सिर्फ जो आपने इंपोर्ट करके माल बेच दिया उसमें तो ओवरनाइट प्रॉफिट है। अब लोगों की आदतें इतनी खराब हो गई हैं, तो ये जो खुशाइंद का पहलू इसके अंदर ये है कि हमारे बिजनेसमैन को ये एक अंदाजा हो गया ना कि भाई ये इंपोर्ट बेस्ड काम नहीं चलेगा, ये जो खेपे के थ्रू माल मंगाया, अंडर इनवॉइसिंग के थ्रू माल मंगाया, अगर ये सोच तब्दील हो गई, आप यकीन माने हमारे मुल्क की जो ट्रेजेक्ट्री है वो रुख है वो तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक और भी डिबेट है, डिस्कशन है कि जी कहते हैं 36 सिटिंग्स करना पड़ी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए, उसके अप्रूवल के लिए। अब 36 सिटिंग्स, साहबी कम्युनिटी कहती है जी अगर ये 36 सिटिंग्स हुई हैं तो ये कहाँ हुई हैं, क्यों नहीं बताया गया, दिखाया क्यों नहीं गया? हुकूमत कोई भी छोटी सी एक मीटिंग करती है या कोई पॉलिसी के लिए सर जोड़ के बैठते हैं तो बहुत शोर मचाया जाता है, और ये हर हुकूमत का ही तकरीबन शेवर है। यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो ये 36 सिटिंग्स हैं, क्यों सामने नहीं आई, कब हुई हैं, किस तरह ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की गई है, इसका बैकग्राउंड कुछ अगर डिस्कस करें तो क्या कहेंगे अंदर साहब आप? मैं देखिए बेसिकली ये एक ऐसा इशू है जो एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इसका एलिमेंट है जी। अब सहाफ़ी बरादरी तो उनका बिजनेस है, वो तो ये चाहते हैं हर चीज रोड पे एक्सपोज हो गया, तो इसका एक अपना एलिमेंट है मेरे ख्याल में। लेकिन आवाम के अवेयरनेस के लिए तो बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, बहुत सारी चीजों में अवेयरनेस जरूरी नहीं होती, इसलिए कि आवाम उसको डाइजेस्ट भी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बहुत सारी बातें, और वो लॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म में होती है। मेरे ख्याल में ये इसको अगर इस तरह देखा जाए कि अगर कंसेंसस हो गया है और कोई चीज़ अप्रूव हो गई है तो मेरे ख्याल में बेहतर है अभी इस सूरत में। लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ मीटिंग बाय मीटिंग का मैं तो उसको रीकमेंड करूँगा। मेरे हिसाब से तो ये इस तरह की मीटिंग जो है ना, मैं तो ये भी कहता हूँ कि बहुत सारी मीटिंग ऐसी होती है जो मीडिया में आ जाती है, वो आनी भी नहीं चाहिए, इसलिए आवाम उसको बहुत डिफरेंट अंदाज में लेती है जबकि उसका पर्सपेक्टिव जो नहीं होता। तो ये अपना अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अभी हमने बात की ना कि ये जो खुशाइंद की बात हो रही थी, इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली खुशाइंद तो वैसे वर्ड मेरे ख्याल में मिस यूज किया गया वहां पे, लेकिन ये है कि टैक्स कलेक्शन जरूर बढ़ेगा, और जैसे बात की इंपोर्ट होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है ना वो नहीं बढ़ रही। जैसे बात हुई इंडस्ट्री तक लगेगी नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, और एक्सपोर्ट जब तक बढ़ेगी नहीं राजस्थान की सस्टेनेबिलिटी मुश्किल। राइट जी, बिल्कुल। मैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसका एक पब्लिक वर्जन सामने लेके आएंगे, लेकिन मोइज यूसुफ ने अपने ट्वीट में खुद कहा था कि असल इसकी जो कामयाबी है वो इम्प्लीमेंटेशन में है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको राइट टीम मोबिलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक प्लानिंग का भी बहुत एडवांस वर्जन है। हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की कैपेसिटी हमारे सामने ही है, तो हमें इस पर जब तक वो राइट टीम नहीं आएगी और उसकी जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिसी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो 3, 5 या 10 साल बाद उसके असर हमें नजर आना शुरू होगा। अच्छा नवाज साहब, महंगाई हमने देखा कि बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए इस वक्त बन के सामने आया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है 23 मार्च को जो PDM है अपोजिशन पार्टी, तो उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि वो महंगाई मार्च करने जा रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया कि लाहौर में जो गढ़ है, जहाँ पुरानी हुकूमत थी, जो पहले हुकूमत थी, जहाँ से चलाते थे सारे अमूर, वहाँ हम खैमे लगाएंगे और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में अगर हुकूमती रवैये की बात की जाए तो हुकूमती रवैया जो है वो काफ़ी लापरवाही की जानिब हमने देखा कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देती जाती हैं कि जैसे सीरियसनेस सामने नहीं आती उस मुद्दे को। क्या समझते हैं कहाँ कमी है हुकूमत की जानिब से? इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या आनी चाहिए, या फिर इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए वज़रा जो हैं
उन्हें किस तरह सीरियसनेस दिखानी चाहिए? क्योंकि हम स्टेटमेंट्स देखते हैं ना, अगर आप भी फॉलो करते हैं ज़ाहिर सी बात है स्टेटमेंट्स, तो उन स्टेटमेंट्स में कहीं सीरियसनेस नहीं है। अब गैस का मामला ही देख लें, फवाद चौधरी साहब ने एकदम से अवाम को डरा दिया। देखें, जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती है ना, और पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट कहा जाता है कि यानी हुकूमत का तासुर कि भाई किस तरीके से उस तासुर को मैनेज करना है, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। और अगेन जब मैंने आपसे कहा कि हमारी प्लानिंग की कैपेसिटी की बड़े सीरियस इशू हैं, ये शायद हमारा कौमी मसला भी है कि वी आर नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। वो अपने मौक़िफ़ को आसान अल्फाज में कम्युनिकेट करनी है। अब मैं जब इकनॉमिक्स की बात की ना कि मैं बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, अवाम उन्नास को क्या समझ में आएगा? तो अपनी बात को आसान अल्फाज में समझाना, अवामी अंदाज में समझाना, उसको क्लियरली बात को पहुँचाना, ये चीज़ अब आप देखें ना, छोटी सी चीज़ें। मिनी बजट का आज लोग बता रहे कि मिनी बजट है क्या भला? आज से कल परसों तो जितने प्रोग्राम हो रहे थे तो कयास आराई हो रही थी ना। अब जब कयास आराइयाँ होती हैं तो सबको मौका मिलता है अफवाहें फैलाने का। तो अगर पहले दिन से क्लैरिटी आ जाती कि हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर मिनिमल होगा, तो ये चीज़ तो ये जहाँ इनको बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। वो ठीक होगी तो देखो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अपोजिशन को भी आपके लूप होल से खेलने का मौका नहीं मिलता। अगर आप ग्रे एरियाज छोड़ेंगे तो अपोजिशन का तो काम ही है आप पे अटैक करना, वो अटैक करती रहेगी। तो इसमें यकीनन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। और जैसा कि थोड़े पहले ही बात हुई, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी कहा था कि एक इंडस्ट्री लगाने आप जाते हैं ना तो 5 साल लगते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कम से कम 10 से 15 साल का होता है। जो हमारे वाइटल एरियाज हैं, की एरियाज हैं, उसके ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट को 1 से 2 कम से कम क्या 2 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क दे देना चाहिए कि इसका टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और दीगर मामला कैसे होंगे, ताकि एटलीस्ट बिजनेसमैन कुछ प्लान तो कर सके। अब आप 5 से 13 और 13 से 6 और 6 से 9 पे अगर इंटरेस्ट रेट को करते रहेंगे तो बिजनेस प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। राइट जी। अनवर साहब, एक आखिरी सवाल, 2022 सर पे है, क्या देखते हैं मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर होनी जाएगी या फिर हम इसी डिबेट में लगे रहेंगे और इसी डिस्कशन में रहेंगे? और फिर हुकूमत की जानिब से अगर देखें तो कुछ सीरियसनेस नजर आती है आपको अगले साल के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो मैं तो पुरुमीद होता हूँ कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, और 2022 में भी बेहतरी आएगी। लेकिन जहाँ तक जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हैं, घबराना है कि नहीं घबराना? नहीं, घबराना नहीं है। अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तान, हम देखें ना, हमारा तो स्टेक पाकिस्तान से है जी, तो हमारा तो ये है कि ऐसी सूरत हाल हो जहाँ घबराना नहीं हो। लेकिन मैं जो वो देख रहा हूँ सूरत हाल, वो ये है कि अब हुकूमत और अपोजिशन जो है ना, वो दोनों को जो है ना इस बात का इदराक नहीं है कि ये कितनी सीरियस इशू बन गया है। ये इदराक होना बहुत ज़रूरी है और ये अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। देखें, मुखालफत बराए मुखालफत आप करते रहें, लेकिन बात ये हो रही है कि आप कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आप मुखालफत करने के बजाय आपको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इसलिए कल आप भी अगर हो सकता है हुकूमत में आए तो आप भी इसी तरह की सूरत हाल पे फेस करेंगे। ये जरूरी तो नहीं कि अगले साल यही जो हुकूमत है यही जीते या इलेक्शन तो बताएंगे क्या होता है। तो मेरे ख्याल में ये इदराक हमारे पास नहीं है और हम इस बात से बिल्कुल बरीजुमा हो जाते हैं कि जब हम हुकूमत में नहीं है तो इसका मतलब हम अपोजिशन में बैठे हुए तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो वो सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान मेरे ख्याल में आगे जाएगा। और मुझे इस बात पे उम्मीद क्यों है, वो इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में सबकी नज़र में आ रहा है और चाइना जो है पाकिस्तान पे फोकस है। और चाइना की जो पाकिस्तान पे फोकस है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को अब ये अंदाजा हो रहा है कि अब पाकिस्तान कहीं और भी जा सकता है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ थोड़ा टिल्ड हो रहा है, जो उनके थोड़े स्टांस थे वो चेंज हो रहे हैं। तो अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको अपने लिए मटेरियलाइज कैसे करना है, ये हुकूमत वक्त जो भी मौजूद होगी उसकी जिम्मेदारी है। और लेकिन उनको ये सोचना होगा कि जो भी चीज करें वो लॉन्ग टर्म में करें, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाएं, लोगों को इंसाफ फराहम करें, लोगों को आप रिलीफ दें, रिलीफ इन टर्म्स क्या महंगाई कम करें और बेसिक नेसेसिटी पे मैं कह रहा हूँ बेसिक नेसेसिटी रिलीफ दें, लेकिन टैक्स सब पे लगाएं। राइट जी, पॉइंट वेल टेकन। थैंक यू सो मच अनवर साहब, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच नुमान साहब, आपने ज्वाइन किया। और जहाँ तक बात मिनी बजट की है तो जी बॉम्ब तो आवाम पर गिरा दिया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं, जैसे हमारे मौजूद मेहमान भी कह रहे थे कि इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन बहरहाल खुशाइंद का वर्ड इस्तेमाल करना इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा नासाज था, इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन सारी कहानी सामने ला देंगे और देखेंगे कि जी मुआशी जो सूरत हाल है आया बेहतर हो रही है या फिर तनज़्ज़ुली की जानिब पड़ रही है। यहाँ हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा हाफिज़।